हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हो, उसका प्रोसेस क्या है, मतलब उसमें क्या स्टेप्स चलते हैं। हमने 3 स्टेप्स पढ़ लिए थे। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल को किस तरह से हम आइसोलेट कर सकते हैं। उसमें हमने ये किया था कि आपको जिस ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक मटेरियल अलग करना है, आप उसके हिसाब से एंजाइम चूज करोगे। अगर आपको बैक्टीरिया में से चूज करना है तो आप उसको लाइसोजाइम से क्लीव करोगे। अगर आप प्लांट सेल में से निकालना चाहते हो तो आप सेल्यूलेज यूज करोगे, और अगर आप फंगस में से ले रहे हो तो काइटनेज। मतलब कि पर्टिकुलरली आप जिस भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल निकालना चाहते हो, आप उसी के हिसाब से एंजाइम यूज करोगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब एक बार आपने डीएनए को निकाल लिया, फिर आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उस डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट्स पे कट करके उसको वेक्टर के साथ ज्वाइन करोगे। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि कई बार जो जीन हमारे को मिलती है वो बहुत ही कम मात्रा में होती है, तो हमें उसको एम्पलीफाई करना होता है। मतलब कि आप कह सकते हो उसकी बहुत सारी कॉपीज और उसको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज करवाना पड़ता है, उसको एम्पलीफाई करना होता है। उसके लिए हमने पीसीआर पढ़ा था, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि इसमें हम थर्मस एक्वेटिकस जो बैक्टीरिया है उसको हम मेनली यूज करते हैं, क्योंकि जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है उसमें टेंडेंसी होती है कि वो बहुत ज़्यादा लार्ज टेम्परेचर, लगभग 94 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर भी अपने इफेक्ट को ख़त्म नहीं होने देता। और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि जो आपका ये थर्मस एक्वेटिकस है, ये थर्मोस्टेबल बैक्टीरियम है। और अगर आप पीसीआर करते हो तो पीसीआर में अगर आप 34 साइकिल 35 साइकिल भी चलाते हो तो आपका जो मनपसंद जीन है वो लगभग बिलियन टाइम्स एम्पलीफाई हो जाता है। तो ये स्टेप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, दैट इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। आपको अपना डीएनए मिल चुका है, मतलब आपने अपना डिजायर्ड फ्रैगमेंट ले लिया। उस डिजायर्ड फ्रैगमेंट को आपने वेक्टर के अंदर डाल के आपने उसकी एम्पलीफिकेशन कर दी। अब फाइनली आपका मकसद क्या है, आप चाहते हो कि वो जीन आपके होस्ट के अंदर एक्सप्रेस हो जाए। तो यानी कि आपको उसे अपने होस्ट सेल में, यानी कि जिसमें आप उसको दिखाना चाहते हो, उस होस्ट सेल के अंदर आपको इंसर्ट करना है। तो उस डीएनए को, लाइगेटेड डीएनए जिसमें वेक्टर और आपका पसंद का जीन जुड़ा हुआ है, उस डीएनए को रेसिपिएंट सेल में डालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले आपको रेसिपिएंट सेल को कॉम्पिटेंट बनाना होगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसे नहीं है कि कोई भी सेल कभी भी किसी भी डीएनए को उठा लेगा। डीएनए को उठाने के लिए उसको कॉम्पिटेंट बनाना होगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम उसको हीट शॉक या इस तरीके से अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अगर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है जिसमें आपकी पसंद का जीन आ चुका है और वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, मतलब आपने उसको किसी एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट बना लिया है, तो जब आप उसको इकोलाई सेल्स के अंदर ट्रांसफर करोगे तो आपके होस्ट सेल्स जो है एक तरह से वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल बन जाएंगे। मतलब अब आपके होस्ट सेल के अंदर क्योंकि एक ऐसी जीन आ गई जो एंटीबायोटिक को रेजिस्ट कर रही है, तो अगर आप उसको एम्पिसिलिन में ग्रो करोगे तो उसके ऊपर एम्पिसिलिन का कोई असर नहीं होगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं होस्ट हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मली एम्पिसिलिन की मेडिसिन या एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में ले लेती हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन अगर आप मेरे अंदर एक ऐसी जीन डाल दो जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि उस जीन के आने से मैं भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो जाऊंगी। मतलब अगर अब मेरे को अगली बार कोई दिक्कत होगी और मैं एम्पिसिलिन की दवाई ले भी लूंगी तो भी वो दवाई मेरे पर कोई असर नहीं करेगी, क्योंकि मैं उसके रेजिस्टेंट बन चुकी हूँ। तो ये जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है, मतलब जिसके अंदर आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर डाल चुके हो, अगर इन ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को आप अगार प्लेट पे डालोगे जिसमें ऑलरेडी एम्पिसिलिन है, तो वो ट्रांसफॉर्मेंट्स तो ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि वो तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, मतलब उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई थी, जिनमें एम्पिसिलिन वाली जीन नहीं जुड़ी थी, वो मर जाएंगे। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की वजह से हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल को नॉन ट्रांसफॉर्म से अलग कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। मतलब जब आप एक जीन की सहायता से ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को अलग करते हो तो उसको हम बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। जब आपने जीन डाली है,
उस जीन ने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाया होगा, मतलब कुछ ना कुछ वो नई चीज बनाएगी। आपको उस प्रोडक्ट को लेना कैसे है? जब आप डीएनए का एक पीस क्लोनिंग वेक्टर में डाल के उसको किसी सेल के अंदर ट्रांसफर करते हो तो उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन जाती हैं। तो सभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपका मेन मकसद क्या है कि उस जीन से जो भी प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन को निकालना। तो यानी कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक्सप्रेस कराना। एक्सप्रेस कराने का मतलब कि जिस मकसद से आपने उसको डाला है आप वो मकसद लाना चाहते हो, उसका प्रोडक्ट देखना चाहते हो। लेकिन वो जीन जो है तभी एक्सप्रेस होगी जब उसको अपने हिसाब से कंडीशंस मिल जाएंगी। तो इसके लिए बहुत सारी जो है डिटेल होनी जरूरी है। तो जब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन कर दिया और आपने कंडीशंस भी ऑप्टिमाइज कर ली, मतलब वही कंडीशन उसको दी, जितना भी टेम्परेचर पीएच उसको चाहिए वो सारी चीजें आपने उसको दे दी कि आपका टारगेट प्रोटीन एक्सप्रेस हो जाए। तो अब उसके बाद मतलब आपको ये तो पता लग गया कि हाँ वो ये चीज बना रही है, आप उसको ज्यादा स्केल पे बनाना चाहते हो। सपोज करो आपने एक ऐसी जीन डाल दी जिस जीन से कोई प्रोटीन बनता है, लेकिन वो प्रोटीन बहुत थोड़ी मात्रा में बन रहा है। अब जब आपने इतनी मेहनत करी है, इतना लंबा प्रोसीजर चलाया, तो आप यही चाहोगे कि वो प्रोटीन आपको ज्यादा मात्रा में मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको करने के लिए हमें एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे बायोरिएक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। सपोज अगर कोई प्रोटीन है जिसको कोई जीन कोड कर रही है और उसको आप एक हेटेरोलोगस होस्ट में एक्सप्रेस करते हो। हेटेरोलोगस मतलब जिसके अंदर वो नॉर्मली नहीं होता, आप उसको किसी नए होस्ट में डाल रहे हो तो उसको आप रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलोगे। तो वो जो सेल्स हैं, जिन सेल्स के अंदर वो जीन आ चुकी है, आप उन सेल्स को लेबोरेटरी में ग्रो करोगे। फिर उन सेल्स में से आप अपनी पसंद का प्रोटीन निकाल लोगे और उसके बाद उस प्रोटीन को आप प्यूरिफाई कर लोगे। तो सेल्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको उन्हें कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम में लगाना पड़ेगा। मतलब आपको उसको एक ऐसी मशीन में डालना होगा जो लगातार काम करते रहे, जहां पर आप ये कह सकते हो कि जैसे एक जूस की मशीन है, आप ऊपर से उसमें फ्रूट डालते जाओगे, नीचे से कचरा निकलता जाएगा और एक तरफ से आपको जूस मिलता जाएगा। तो हमें एक ऐसी मशीन चाहिए कि ऊपर से आप उसमें अपना और मीडियम डालते जाओ, जो यूज्ड मीडियम है वो बाहर निकलता रहे और फ्रेश मीडियम आप डालते रहो और साथ ही साथ जो चीज आपको चाहिए वो भी आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसको आप जनरली ग्रोथ का जो ग्राफ है इस तरह से होता है। हमें मतलब इस तरह का ग्राफ चाहिए कि आपके जो सेल्स हैं वो एक्टिव लोग यानी कि एक्सपोनेंशियल फेज में बन रहे हैं, मतलब लगातार आपके सेल्स जो है वो डिवाइड होते रहे। तो इस तरह का जो कल्चरिंग मेथड है अगर आप अपनाओगे तभी आप ज्यादा मात्रा में अपने प्रोटीन को ग्रो कर पाओगे। मतलब कि क्या है कि अगर आपको कोई चीज बहुत ज्यादा स्केल पे ग्रो करनी है तो आपको उसके लिए एक बहुत बड़ी मशीन चाहिए, एक बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए जहां पर आप फ्रेश मीडियम डाल लोगे, यूज्ड मीडियम निकालोगे और वो लगातार काम करते रहे। मतलब वो मशीन बंद नहीं होनी चाहिए, तभी आपको अपने पसंद का प्रोटीन ज्यादा मात्रा में मिल सकता है। अगर आप ये सोचो कि मैं छोटा सा कल्चर लगाऊं तो उससे आपको ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। तो ज्यादा मात्रा में ग्रो करने के लिए जो मशीन्स बनाई गई उनको नाम दिया गया बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर के अंदर हम एक बारी में 100 से 1000 लीटर तक कल्चर डाल सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि बायो रिएक्टर्स ऐसे वेसल्स हैं इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकल कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब एक बड़ा सा बर्तन है जिसके अंदर आप अपना रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल डाल रहे हो और वो बायोलॉजिकली स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना रहा है। बायोलॉजिकली कन्वर्ट मतलब उसमें कुछ ऐसे एंजाइम या कुछ ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट मौजूद हैं जो उसको डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाने में मदद कर रहे हैं, या प्रोडक्ट लगा लो, प्रोटीन लगा लो, एंजाइम मतलब उसमें चेंज कर रहे हैं। और इसके अंदर हम माइक्रोबियल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन सेल किसी भी सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बायो रिएक्टर में वो सारी कंडीशन मौजूद होती हैं जिससे कि आपको अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है, क्योंकि इसमें आप सारी कंडीशंस उसी के हिसाब से सेट कर सकते हो। मतलब जितना टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट उसको चाहिए आप उतना उसको दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको 2 टाइप के बायो रिएक्टर दिखाए हुए हैं। पहले वाला जो है इसको हम STR भी बोल देते हैं, स्टर टाइप बायो रिएक्टर। इसमें क्या होता है, बीच में एक जो है मतलब मिक्स करने के लिए एक मशीनरी लगी होती है, इसको हम फोम ब्रेकर कहते हैं। मतलब इसमें जो झाग वगैरह नहीं बनने देता और इसको कंटिन्यूसली घुमाता रहता है ताकि आपका जो कल्चर है वो अच्छे से इवनली मिक्स हो जाए।
यहाँ से हम इसमें स्टेराइल लेयर देते हैं, मतलब हवा देते हैं जो इसको प्रॉपर अमाउंट में जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एसिड, बेस, पीएच कंट्रोल, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद रहती हैं। जो दूसरा रिएक्टर इसको हम स्पार्स स्टर टैंक बायो रिएक्टर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा सरफेस एरिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफ़र हो सके। बबल्स जो हैं, बबल्स बनते हैं, बबल्स की वजह से क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन उसको अवेलेबल हो जाएगी। तो जो स्टर टैंक रिएक्टर है वो ज़्यादातर इनकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होती है और बेस नीचे से कर्व्ड होता है, थोड़ा सा मुड़ा होता है ताकि जो रिएक्टर के कंटेंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। जो स्टरर है उसकी वजह से प्रॉपर आपका कल्चर मिक्स भी रहता है और उसको ऑक्सीजन भी अवेलेबल रहती है। इसके अलावा आप उसमें एयर भी बबल कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको दूसरे वाले में बताया। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि दोनों बायोरिएक्टर के अंदर एक एजिटेटर सिस्टम है। एजिटेटर का मतलब एक कड़छी टाइप स्ट्रक्चर होता है जिससे कि वो मिक्स रहता है। इसके अलावा ऑक्सीजन देने के लिए भी एक सिस्टम रहता है और फोम यानी कि झाग कंट्रोल करने के लिए भी एक सिस्टम रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी सिस्टम रहता है और पीएच कंट्रोल करने के लिए भी सिस्टम रहता है। इसके अलावा इसमें कुछ सैम्पलिंग पोर्ट्स होते हैं, मतलब छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से आप टाइम टाइम पे अपना यूज्ड कल्चर निकाल भी सकते हो। इसके बाद जो इसमें लास्ट टॉपिक आता है दैट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, जब एक बार आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, आपने उससे ज़्यादा मात्रा में अपना प्रोटीन भी एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो बायोसिंथेटिक स्टेज खत्म होने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को कुछ प्रोसेसेस यानी कि कुछ स्टेप्स के थ्रू गुजारना होगा, तभी आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में बेचने के लिए आप कह सकते हो कि वो मार्केट में भेजने लायक हो चुका है। मतलब ये नहीं कि किसी भी पर्सन ने कोई चीज़ बनाई और वो डायरेक्टली जाके उसको मार्केट में सेल कर देगा। उस चीज़ को बनाने से पहले भी उसको बहुत सारी प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तभी जो आपका प्रोडक्ट है वो जो है मार्केट में जाने लायक हो जाएगा, मतलब उसकी फाइनली मार्केटिंग हो सकती है। तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, इसमें आता है सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। मतलब जो प्रोडक्ट आपने बनाया है पहले आपको उस प्रोडक्ट को अलग करना है, फिर उसके बाद आपको उसको प्यूरिफाई करना है, इसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फिर उस प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रिजर्वेटिव्स डालने होंगे। जैसे आप बाजार से कोई भी सामान लाते हो, सॉस लाते हो, जैम लाते हो, तो आपको पता है कि उसमें कुछ केमिकल्स डले होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ साल 2 साल तक खराब नहीं होती, तो उनके अंदर हमें प्रिजर्वेटिव्स डालने होंगे। और मार्केट में लाने से पहले हमें उसका क्लिनिकल ट्रायल भी करवाना पड़ता है। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब सपोज मैं हूँ, मेरी कोई कंपनी और मैंने कुछ खाने की चीज़ बनाई, तो जब तक मैं उसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं करूँगी, मतलब जब तक मैं ये नहीं दिखाऊंगी कि ये इंसानों के लिए सेफ़ है, तब तक आप उस चीज़ को मार्केट में नहीं ला सकते हो। खास तौर से दवाइयों के केस में, मतलब पहले आपको ये साबित करना होगा कि आपकी जो चीज़ है वो सेफ़ है और जो चीज़ का वो दावा कर रही है वो सच में उस चीज़ को पूरा करती है। तो इसके लिए जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग प्रोग्राम है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, स्ट्रिक्टली होना चाहिए। तो इसलिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होगी तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो पाएगा।